प्यारे फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएं, विद्यार्थी, आप लोग सभी लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। ठंडक के मौसम में भी आप लोग अच्छे होंगे और लगभग जनवरी के लास्ट समय में आपका पेपर निर्धारित हो गया है। तो आज हम वैदिक काल की चर्चा करेंगे, जिसमें से ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक दशा कैसी थी इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा है और हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र है। दूसरा ऑटो प्ले पर गाइडेंस चैनल है, वहाँ पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब पर टारगेट विद शैलेंद्र को वहाँ पर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन मिले और आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर सकें, जिससे कि आने वाले आगामी परीक्षा से आप लाभान्वित हो सकें। जो भी प्रतियोगी परीक्षा से जो वीडियो बनाऊँ आपको तुरंत मिल सके, इसके लिए सभी प्रतियोगी छात्रों से अनुरोध है कि आप हमसे एक बार जुड़ने का प्रयास करें। और एक चैनल टारगेट विद शैलेंद्र है, आप उसके माध्यम से जुड़िए हमसे। आते हैं, चर्चा करते हैं। तो आप जानते हो ऋग्वैदिक काल में अभी तक हमने देवताओं के बारे में पढ़ाया था, ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल के बारे में बताए थे। आज हम बताते हैं राजा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सर्वप्रथम आप जानते थे ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में समाज जो था पशुपालन पर आधारित था। लोग आपस में संघर्ष करते थे, लड़ते थे। खास करके ऋग्वेद काल में गाय के लिए युद्ध होता था और लोग आपस में गाय की चोरी किया करते थे, उसके लिए युद्ध करते थे। या और जब पशुपालन के बाद उत्तर वैदिक काल में कृषि के बारे में ज्ञान हो गया था, तो कृषि अधिक से अधिक ज़मीन बनाने के लिए या फसल उगाने के लिए फसल हो जाती थी, तो लोग उसमें संघर्ष होता था। आपस में कबीलों में आपस में संघर्ष होता था कि हमारा अधिक से अधिक ज़मीन हो जाए, अधिक से अधिक फसल का उत्पादन हो जाए, और दूसरे की फसल पर भी कब्जा करने के लिए संघर्ष की स्थिति समाज में हो गई थी। और इस कंडीशन के लिए समाज थोड़ा थोड़ा विकसित हो रहा था। उत्तर वैदिक काल तक आते आते लोहे का आविष्कार हो जाने से, कृषि के विकास हो जाने से लोगों के जीवन में अस्थायित्व आ गया था। लोग एक जगह घर बनाकर रहने लगे थे। इसी सब कंडीशन पे अब लोगों में संघर्ष की स्थिति होती है और एक राजन की परिकल्पना होती है कि हम राजा को, एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारी जान माल की रक्षा करे, हमारी फसलों की रक्षा करे, हमारे गाय की भी रक्षा करे, अन्य जानवरों की रक्षा करे। इससे राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत डेवलप होता है। हम राजा को बल कर के लिए बल शब्द आया है ऋग्वेद काल में कि हम राजा को फल देंगे, अनाज देंगे, जिससे कि राजा जो है हमारी जान माल की रक्षा करेगा। भाई सेना रखने के लिए पैसा चाहिए, तो अभी सेना का ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं आया था ऋग्वेद काल में, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया था। लेकिन थोड़ा थोड़ा कबीले के रूप में राजा की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी और लोग राजा से कह रहे थे कि हम आपको कर देंगे, बल देंगे, अब आप हमारी जान माल की रक्षा करेंगे। तो आज उसी पर, तो उस समय वो जो राजा की जो उत्पत्ति हुई थी वो कबीले के रूप में हुई थी। तो आज हमारा जो महत्वपूर्ण चैप्टर इसी पर आधारित है, ऋग्वेद काल की राजनीतिक दशा। तो ऋग्वेद काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो था दास राग युद्ध। दास राग युद्ध अर्थात 10 राजाओं का युद्ध था। 10 राजाओं का युद्ध था। यह युद्ध पुरुषणी या रावी नदी, पुरुषणी को ही रावी नदी भी कहते हैं, पुरुषणी या रावी नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था, जिससे भरत कबीले के राजा, ये याद रख लीजिएगा, भरत कबीले के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को पुरुषणी नदी के किनारे पराजित किया था। किसने पराजित किया था? भरत कबीले के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को पुरुषणी नदी के किनारे पराजित किया था। यह 10 राजाओं का संघ जो था विश्वामित्र के नाम से, विश्वामित्र की उपज थी। मतलब 10 राजाओं का संघ किसने बनाया था? विश्वामित्र ने बनाया था। तो क्या क्या है? ऋग्वेद काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा उस समय कौन था? सुदास था। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक शक्तिशाली जो राजा था सुदास था।
तो मैंने बताया था कि राजा इस समय अभी कबीले का मुखिया है, कोई बहुत बड़े क्षेत्र का राजा नहीं है इस समय ऋग्वेदिक काल में। जैसे कुछ कबीले होते हैं, किसी में 50 सदस्य हैं, किसी में 100 हैं, कोई से 200 में है, किसी 500 है। तो अभी राजा जो है कबीले का मुखिया है। जैसे हम गांव के प्रधान को चुन लेते हैं कि आप हमारे प्रधान बन जाएं और हमारी खेतों की रक्षा करेंगे, हमारी जान माल की रक्षा करेंगे। तो एक हिसाब से प्रधान, एक हिसाब से उस प्रकार से समझिए कबीले के रूप में है। तो उस समय जो कबीला था ऋग्वेदिक काल में, उसमें राजा सुदास जो थे वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। इनके पुरोहित वशिष्ठ थे। तो 10 राजाओं के संग में जो 5 आर कबीले थे उनको नाम याद रख लीजिए। यदु, तुर्वस, अनु, द्रुक्न और पुरु थे। इस संघ में 5 अनार जनजातियां कौन थी, या अनार जनजातियों को वचीव्रत कहा गया है। उसमें कौन कौन से शामिल हैं? अलिन, पथ, भलानस, शिनी, विशारिन। तो संघर्षों की पृष्ठभूमि में युद्धों की नेतृत्व की अनिवार्यता ने राजन को जन्म दिया। अभी डिस्कस किया है। संघर्षों की पृष्ठभूमि में मतलब कि अब पशुओं के लिए युद्ध हो रहा है, गाय के लिए युद्ध हो रहा है, खेत के लिए युद्ध हो रहा है। तो संघर्षों की पृष्ठभूमि में युद्ध का नेतृत्व की अनिवार्यता ने राजन की संकल्पना को जन्म दिया। प्रारंभ में राजन स्थिति एक कबीलाई मुखिया जैसी थी, मात्र एक कबीलाई मुखिया जैसी थी। देवीय राजतंत्र की संकल्पना पहली बार ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। अभी तक जो कबीले में है, एक राजा कबीले के मुखिया में था, लेकिन देवीय राजतंत्र क्या होता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में पहली बार उल्लेख मिलता है। तो देवीय संकल्पना का मतलब है कि जो राजा है, अभी ऋग्वेद काल में ना, ये राजा मात्र कबीले का राजा है। कब उसने कहा ऐत्रेय ब्राह्मण में देवीय राजतंत्र का मतलब है कि उसने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि। जिस प्रकार आप ईश्वर की आलोचना नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार राजा चाहे अच्छा कार्य करे चाहे बुरा काम करे, राजा के आदेशों का पालन करना होगा। क्योंकि राजा जो है ईश्वर का प्रतिबिंब है। राजा ईश्वर ने हमको यहाँ पे पृथ्वी पर भेजा है राज को चलाने के लिए। एक हिसाब से हम ईश्वर का ही एक रूप हैं। जिस प्रकार से बलबन वहाँ पे सल्तनत काल में कहता है कि मैं अल्लाह का प्रतिबिंब हूँ, नियाबते खुदाई अपने आप को कहता है, यानी कि अपनी पुरुष शक्ति राजा ईश्वर में अपने आप को जोड़ लेता है। तो ये अभी ऋग्वेद काल में राजा जो है इस प्रकार से अभी अपने आप को ईश्वर से नहीं जोड़ता है। पूरे संसार का सर्वशक्तिशाली राजा अपने आप को नहीं कहता है, अपने आप को ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक दूत नहीं अपने आप को कहता है। सिर्फ एक कबीले के राजा है। लेकिन देवीय राजतंत्र के छोटे छोटे देवीय देवताओं को अपने आप को जोड़ने की परंपरा जो है सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलती है। ऋग्वेद के मंडलों में हमने अभी पढ़ाया था, ऋग्वेद के मंडलों में पढ़ाया, पता चलता है कि वैदिक काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। मतलब कहने का मतलब है ऋग्वेद काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक का मतलब है कि राजतंत्र में क्या खासियत होती कि राजा का पुत्र ही राजा होगा। वह अनुवांशिक स्थिति रहती है राजतंत्र में। तो शुरू में हर देश में राजतंत्रात्मक व्यवस्था प्रचलित रही। धीरे धीरे बाद में कब इसमें बुराई आने लगी कि राजा का पुत्र चाहे अयोग्य ही हो तब भी हमें उसकी हुक्म को मानना पड़ेगा, उनके आदेशों का पालन करेगा। तो राजतंत्रात्मक कब तक मौजूद रहता है? जब तक राजा योग्य होता है, उसके हाथों में शक्ति रहती है, तलवारों में बल रहता है, तब तक राजतंत्रात्मक व्यवस्था अच्छी चलती है। तो राजा अगर अच्छा है तो वो लोक कल्याणी कार्य करेगा। अगर राजा दुष्ट है, राजा अच्छा नहीं है, तो जनता के कामों को नहीं करेगा, वो निरंकुश हो जाएगा, सबकी उसके मतलब जनता के हित के कार्य नहीं करेगा। तो राजतंत्र में बहुत सी बुराइयां आ जाने के बाद में क्या होगा? डेमोक्रेसी की स्थापना होती है। फ्रांस की क्रांति आप जानते हो, 1789 की क्रांति होती है। उस समय एक राजा लुई 16वां था, रानी एंतवाइने थी, और जनता के मौलिक अधिकारों को लोग मांगते थे कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें समानता चाहिए, हमें नौकरियों में समानता चाहिए, हमें समय पर खेती करने के लिए बीज नहीं मिलते हैं, पानी नहीं मिलता है, हम भूखे हैं। तो राजा रानी उस समय सुनते नहीं थे, जनता के मौलिक अधिकारों को देते नहीं थे। तो वहां पे जनता ने विद्रोह कर दिया।
जनता ने जब विद्रोह कर दिया तो वहाँ पे क्या हो जाए, बाद में राजा रानी को फांसी दे दी जाती है और इस प्रकार से वहाँ से राजतंत्र समाप्त होता है और फ्रांस से ही डेमोक्रेसी की एक हिसाब से विस्तृत रूप से व्याख्या होती है और इसका प्रभाव जो है हर देश में पड़ता है। तो इस प्रकार से वहीं से प्रजातंत्र की स्थापना होती है, जिसमें ब्रिटेन की भूमिका ज़्यादा होती है, क्योंकि संसदीय प्रणाली अपनाने वाला ब्रिटेन पहला देश था। ब्रिटेन का मतलब जानिए, जिस पर अभी तक हमारे देश पर उन्होंने 1947 तक राज किया था, जिसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में। तो ब्रिटेन ने संसदीय प्रणाली अपनाई। उसके पहले क्या था, सब जगह राजतंत्र था, हर देश में राजा ही हुकूमत करता था और राजा के आदेशों का पालन करना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य हो जाता था। अगर राजा अच्छा है तो जनता की लोक कल्याणी कार्य करेगा। तो और क्या, उसमें हर व्यक्ति राजा नहीं बन सकता है, राजा अपने ही पुत्र को ही राजा बनाएगा, ये नहीं कि किसी को राजा बना दे। तो इसमें यही था कि राजा का पुत्र ही ये पीढ़ी वंशानुगत चलती रहती है। तो बाद में इसमें काफ़ी बुराइयां आ जाने पर जनता ने कहा कि यार, कब जनता राजा हमारे लिए काम नहीं कर सकता है, जनता हमारे दुखों को दूर नहीं करता है, तो हमें ऐसे राजा को बदल देनी चाहिए। ये भावना पहली बार फ्रांस में आ जाती है। 1709 की क्रांति विस्तृत रूप से होता है और इस प्रकार से वहाँ पे धीरे धीरे राजतंत्र में बुराइयां हो जाती है और फ्रांस में लोकतंत्र स्थापित होता है और उसमें ब्रिटेन पहला था जहाँ पे संसदीय प्रणाली अपनाई गई। बाद में इसका प्रभाव पूरे देश में पड़ा। एशिया के देशों ने प्रजातंत्र अपनाया, फिर अफ्रीकन देशों ने अपनाया, अमेरिकी देशों ने अपनाया, यूरोपियन देशों में आज लोकतंत्र है। कुछ मुस्लिम राष्ट्र हैं जहां अभी भी राजतंत्र है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था अभी नहीं है। तो अब मांग होती, पहले नेपाल भी राजतंत्रात्मक था, बाद में वहां पे भी अब डेमोक्रेसी की स्थापना हो गई। तो धीरे धीरे अधिकांश विश्व के सभी देशों ने राजतंत्रात्मक व्यवस्था को छोड़कर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था धीरे धीरे सब लोग अपना रहे हैं। अधिकांश देशों ने अपना लिया है, केवल कुछ अरब कंट्री, मुस्लिम देश जो है, अभी भी वहाँ पे लोकतंत्र लाने के लिए लड़ाई चल रही है। अभी वहाँ के महिलाओं ने अभी देखा कि पर्दा प्रथा का विरोध किया और उन्होंने कहा कि हम पर्दा प्रथा नहीं माने, तो वहाँ पर ईरान इराक में अभी उसके लिए विद्रोह चल रहा है। तो धीरे धीरे विद्रोह लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए जनता विद्रोह करे, क्योंकि लोकतंत्र में खासियत क्या है कि हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, हर व्यक्ति राजा बन सकता है, हर व्यक्ति विधायक, एमपी, मुख्यमंत्री, विधायक, राष्ट्रपति सभी लोग बन सकते। किसी के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं होती है, लेकिन राजतंत्र में सीट आरक्षित हो जाती है। तो कहने का मतलब है ऋग्वेद में राजा क्या है, एक कबलाई मुखिया था। थोड़ा बहुत देवीय राजतंत्र की संकल्पना पहली बार ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है और ऋग्वेद के मंडलों से पता चलता है कि वैदिक काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था प्रचलित थी। क्रमशः राजन को निम्न उपाधियां मिलती रही हैं। पहला क्या है, गोप्ता जनरम, अर्थात कबीले या जन का रक्षक। गोप्ता जनरम उपाधियां मिली है, अर्थात कबीले या जन का रक्षक। पुराम भेत्ता, दूसरी उपाधियां जो मिली है पुराम भेत्ता, अर्थात दुर्गों का रक्षक। इंद्र भगवान को पुरंदर कहा गया है, यानी कि किलों को तोड़ने वाला इंद्र भगवान को पुरंदर कहा गया है। और तीसरी उपाधियां है गणनाम गणपति, राजन का तीसरी उपाधियां मिली थी गणनाम गणपति। चौथी उपाधियां है विश्व भुवनस्य, विश्व भुवनस्य अर्थात संपूर्ण संसार का राजा। तो राजन के लिए बाद में पहले छोटे छोटे कबीले का राजा था, बाद में जब उत्तर वैदिक काल आते आते राजा की शक्ति बढ़ गई तो बाद में उसने कहा विश्व भुवनस्य राजा, अर्थात संपूर्ण संसार का राजा, यानी कि अपने आप को अब संपूर्ण राजा की परिकल्पना कर लिया था, संपूर्ण संसार का राजा। इन उपाधियों से पता चलता है क्रमशः धीरे धीरे राजन का पद अत्यंत गौरवशाली समझा जाने लगा। इस प्रकार से आपने देखा कि राजा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आपने देखा ऋग्वेद काल में राजा कबीले का एक मुखिया होता था। उत्तर वैदिक काल आते आते राजा अपनी शक्ति में वृद्धि करता है, आम जनता से कर लेता है। कर के लिए उस समय जो भी रहा हो, अनाज है, फल है, फूल है, उस समय बलि उसके लिए शब्द आया है, बलि लेता था और राजा उनकी
रक्षा करता था, जान माल की रक्षा करता था, उनके पशुओं की रक्षा करता था, उनके कृषि की रक्षा करता था। इस प्रकार से ऋग्वेद काल में अभी छोटे एक कबीले के राजा था, उत्तर वैदिक काल आते आते राजा अपनी शक्ति में वृद्धि करता चला गया और सेनाएं धीरे धीरे वो शक्तिशाली होता गया और राजा पहली बार इतरे ब्राह्मण में अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधित्व बताता है, अपने आप को ईश्वर का रूप बनाने लगता है और धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आते आते उनकी उपाधियां बढ़ती चली जाती हैं। सबसे पहले गोप्ता जनरम अर्थात कबीले या जन का रक्षक, जन का मालिक अपने आप को कहता है। पुरामवेत्ता अर्थात दुर्गों का रक्षक। इंद्र भगवान को पुरंदर शब्द कहा गया है, दुर्गों का रक्षक। गणनाम गणपत विश्व बंधुत राजा अर्थात संपूर्ण संसार का राजा कहता है। इस प्रकार से जो इसमें क्वेश्चन आपका आ सकता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना दासराग युद्ध था। दसराग युद्ध, ये बहुत क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। आने वाली किसी भी आगामी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दसराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो पुरुषणी नदी के किनारे हुआ था या पुरुषणी को ही रावी नदी भी कहते हैं। तो दासराग युद्ध का मतलब 10 राजाओं का एक संघ बन गया था और भारत के कबीले राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को पुरुषणी नदी के किनारे पराजित किया था। सुदास ने ही 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था और 10 राजाओं के मुखिया कौन थे? विश्वामित्र थे। इस प्रकार से ऋग्वेद काल में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा सुदास थे। 10 राजाओं के संग में 5 आर कबीले कौन कौन से, इसमें पूछेगा कि आर कबीले में कौन नहीं है। तो जब ये पांचों याद रहेगा तब आप कर पाएंगे। तो आपको ये याद रखना, यदु, तुर्वसु, अनु, द्रुक्न, पुरु। 5 अनार जनजातियां कौन थी? अलिन, पक्त, भलानस, सिनी, विषारिन। आपके क्वेश्चन आ सकता है कौन अनार जनजातियों में शामिल नहीं है, तो इसमें 3 दे देगा, एक दूसरा दे देगा, तो वही शामिल नहीं होगा है। तो इस प्रकार से ये दोनों को आपको याद करना पड़ेगा और इसको याद कर लीजिए। युद्ध और राजन की उत्पत्ति युद्धों की पृष्ठभूमि से होती है। जब एक कबीले दूसरे कबीले में युद्ध होने लगता है तब राजा की उत्पत्ति हुई। अब एक कबीला दूसरे कबीले, जो कमजोर कबीला हारता चला गया, वो उसने कहा कि भाई राजा की उत्पत्ति, राजा के कॉन्सेप्ट आया और उसने कहा कि हम कर देंगे, आप हमारी उस कबीले से जान माल की हमारी रक्षा करिए। तो कबीले के युद्ध से राजतंत्र की, राजन की उत्पत्ति होती है और जब राजन की उत्पत्ति हो जाती है वहीं पर राजतंत्र स्थापित हो जाता है। जब समाज बनेगा तभी तो राजा की उत्पत्ति होगी। जब उत्तर वैदिक काल में कृषि के बारे में ज्ञान हो गया तब समाज बना। समाज कैसे बनेगा? एक एक परिवार से समाज बना, घर बना के लोग रहने लगे और नदियों से थोड़ी दूर खेती करने लगे और वहीं पर समाज जब डेवलप हुआ तो वहीं पर राजन की उत्पत्ति हो गई। तब समाज एक जगह रहेंगे तभी तो राजन की उत्पत्ति होगी। जब कबीले में युद्ध होने लगा तो कबीलों के युद्धों के कारण राजन की उत्पत्ति होती है और जब राजन की उत्पत्ति होती है वहीं पर राजतंत्र स्थापित हो जाता है। और देवीय राजतंत्र पूछ सकता है कि देवीय राजतंत्र की परिकल्पना किस ग्रंथ में मिलता है? उसमें कई ग्रंथ दे देंगे उसमें, तो उसमें आपको एतरे ब्राह्मण में निशान लगाना है। तो इस प्रकार से आज प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने वैदिक काल की राजनीतिक दशा के बारे में चर्चा किया और आप सभी लोग इससे जरूर लाभान्वित हुए होंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं, आप कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं, नहीं तो आज हम समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आज यहीं पर टॉपिक समाप्त करते हैं। कल दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे, आप इसको तैयार करके आइएगा।